तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मीरपेट इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने केवल स्थानीय लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। यह कहानी 45 वर्षीय गुरुमूर्ति की है, जो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं और हैदराबाद में अभी DRDO में सुरक्षा गार्ड के पद पर काम कर रहा था। वह अपनी 35 वर्षीय पत्नी बेकंट माधवी और 2 बच्चों के साथ न्यू बेकंटेश्वर नगर कॉलोनी में रहा करता था। गुरुमूर्ति का जीवन बाहरी तौर पर सामान्य लग रहा था, लेकिन घर के भीतर एक तूफान चल रहा था। पति पत्नी के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं थे, रिश्ते बहुत तनावपूर्ण चल रहे थे। आए दिन झगड़े, तकरार, बहस उनके जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। 17 जनवरी 2025 की रात गुरुमूर्ति और बेकंट माधवी के बीच एक बहस के साथ साथ बहस होते होते झगड़ा शुरू हो गई और इस बार मामला इतना बढ़ गया कि गुरुमूर्ति ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी के गर्दन को पकड़ा और जोर से झटका दिया। जोर से झटका जैसे ही अपनी पत्नी को दिया, उसकी पत्नी का सर जो है दीवार से जा लगा और वो लहूलुहान हो गई। यह हमला अचानक नहीं था, लंबे समय से चल रहे गुस्से और तनाव का परिणाम था। बहुत देरों तक उसकी पत्नी उसी प्रकार से दीवार से सटे बेहोश पड़ी रहती है। गुरुमूर्ति का ध्यान उधर नहीं जाता है। हालांकि कुछ देर के बाद जब उसका ध्यान उधर जाता है तो देखता है कि अभी भी माधवी उसी प्रकार से लेटी हुई है, बेसुध पड़ी हुई है, बेहोश है। कुछ देर के बाद जाके देखता है तो माधवी की मौत हो चुकी होती है। अब गुरुमूर्ति सकते में आ जाता है, क्योंकि उसके हाथों अनचाहे उसकी बीवी की मृत्यु हो चुकी थी। हत्या के बाद उसने खुद को फंसने से बचाने के लिए एक योजना बनाता है कि इस लाश को क्या किया जाए जिससे लोग इस बात को जाने ना। तो उसने एक योजना बनाई। उसने न केवल शव को ठिकाने लगाने का सोचा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि किसी को उसके ऊपर यानी कि गुरुमूर्ति के ऊपर शक न हो। हत्या के बाद गुरुमूर्ति ने सबसे पहले बेकंट माधवी के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसके लिए उसने घर के रसोई जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसके चाकू और औजारों का इस्तेमाल किया, लेकिन शव को काटने भर से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं था। तो उसने उस सभी मांस को जो है मूसल और ओखली में डाल के उसको कूटा और कूटने के बाद मिक्सी में डाल के पीसा और उसने फिर पीस के सभी मांस के लोथरे को प्रेशर कुकर में डालकर उबालना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि उसके मन में इस प्रकार का योजना किस प्रकार से चल रहा था कि उन्होंने प्रेशर कुकर में डालकर उबालना शुरू किया और उबालने का मकसद यह था कि शव जल्दी सड़ जाए और पहचान योग्य न रहे, जिससे मैं पकड़ा जाऊं। यह प्रक्रिया में उसे 72 घंटे लगा और उन्होंने इस मांस को पकाने का प्रक्रिया 72 घंटे जारी रखा। इस दौरान उसने लाश के हिस्सों को अलग अलग प्लास्टिक के बैग में पैक किया। शव के टुकड़े को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर गुरुमूर्ति ने उन्हें पास की मीरपेट के पास में ही एक झील पड़ता था उसमें फेंक दिया। तेलंगाना से एक दिल दहला देने कि झील की मछलियां इन टुकड़ों को खा जाएगी और सबूत भी नहीं बचेगा, जहां सेना से रिटायर शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर बाद उसने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े की हत्या के काफी दिनों के बाद कुकर में उबाल कर फेंक दिया। रंगारेड्डी जिले गुरुमूर्ति के साथ DSP नागराजू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो तब अपने वो दामाद को फोन लगाते हैं गुरुमूर्ति को और गुरुमूर्ति से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ कुछ बहस हुई थी, जिसके बाद वो हमें बोला कि वो
अपने मायके जा रही है, लेकिन अगर वो मायके नहीं गई है तो कहाँ गई है। अब उसने भी हत्या के बाद गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी के परिवार और पड़ोसियों के सामने बेकंट माधवी की गुमशुदगी का नाटक किया। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि बेकंट माधवी घर छोड़कर कहीं चली गई है। इतना ही नहीं, उसने मीरपेट पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उसकी कोशिश थी कि पुलिस और परिवार के लोग उसे मासूम समझें, लेकिन पुलिस को गुरुमूर्ति के बयान और व्यवहार पर शक हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी में गुरुमूर्ति को प्लास्टिक की थैलियों के साथ जाते हुए देखा गया। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो आखिर में वो टूट गया और उसने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दी। गुरुमूर्ति को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मीरपेट झील के शव के कुछ अवशेष भी बरामद किए हैं। ये 24 तारीख की बात है, यानी कि कल की, और इन अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि गुरुमूर्ति ने जिस लाश को, यानी कि माधवी के लाश को झील में फेंकने की बात कर रही है, कि ये माधवी की ही मांस है या किसी और का। पुलिस ने उसके घर की भी तलाशी ली, जहां से अपराध से जुड़े कुछ सबूत बरामद हुए हैं। यह घटना न केवल एक भयानक अपराध है, बल्कि यह भी दिखाती है कि गुस्से और नफरत किस हद तक इंसान को ले जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आने वाले तनाव और संवाद की कमी ने इस रिश्ते को एक भयानक अंत तक पहुंचा दिया। गुरुमूर्ति, जो कि एक फौजी था और देश की सेवा कर चुका था, अपने जीवन में आए तनावों का सामना नहीं कर पाया और इस खौफनाक अपराध को अंजाम दे बैठा। मुझे इस कहानी सुनाने के पीछे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई जिससे यह सीख मिले कि मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संवाद, सहानुभूति और पेशेवर की काउंसलर की मदद से कई रिश्ते को बचाया जा सकता है। अब यह मामला न्यायालय के अधीन है, लेकिन यह कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है और किसी भी रिश्ते में बढ़ती दूरी और नफरत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस पर खुलकर बात होनी चाहिए। सामने वाले को हमारी परेशानी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें भी अपनी परेशानी को साझा करना चाहिए। तो आज के लिए ये कहानी इतने तक। किसी और क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ मुखातिब होऊंगा मैं। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।